जीवन में हर जगह अंकित बनता रहता हूँ और घर में भी अंतिम ही हूँ। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कृष्णदामोदरं 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 जानकीवल्लभं रामनारायणं रामनारायणं जानकीवल्लभं जानकीवल्लभं जानकीवल्लभं। पद्मनाचार्य पद्मवल्लभ व्यक्तपा तम हम पदे परमानंद भागवत शोभन कालो वर्तते आगे विमलेश महोदय से कृपया अत्र प्रणामी विद्यालये समुपस्थितः विगममण्डलः तत्र मोदी सदृश महाभागा अस्य विद्यालयस्य प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि महाभागा डॉक्टर दिलीप राव महाशय, डॉक्टर जगदीश चहल महोदय इति तु मया विशेषण रूपेण प्रयुक्तमस्ति। साक्षात् भगवान् कृष्णस्य मुरलीं वादयन् धारयन् च सारस्वतेः पुत्रः विराजमानात्र विलसति डॉक्टर मुरलीधर महाभागा। हलवासिया विद्यालय संस्कृतस्य विद्वांस न केवल विद्वांस है अतिथि तत्र प्राध्यापक पदे कार्य कर डॉक्टर देवदत्त आर्य जी, डॉक्टर अशोक आर्य महाभागा न शोक यस्मिन् न शोक यत्र विद्यते वे गुरुवरः प्रांजल शिक्षां संस्कृतिं च धारयन् डॉक्टर अशोक मिश्र महाभागा ये संस्कृत अकादम्याः अभिन्नः अङ्गः वर्तते। डॉक्टर सुशील महाभागा विद्यते यदि अकादम्याः तृतीय नेत्रे अस्ति तर्हि उचित काले उचित समये इति सुनिश्चितो भविष्यति यत् सुशील महाभागः अत्र हिसार नगरे जनपदे च संस्कृतस्यार्थं किं करोति इति अकादमी एव कथयिष्यति यथासमये यथाकाले। रारासावस् इति महाशयस्य विषये पूर्वमेव कथितम्। अत्र राष्ट्रीय धावकः क्रीडकः मंजू अत्र तिष्ठति। अस्मिन् सभागारे अन्ये च संस्कृतस्य विद्वांसः संस्कृत अध्यापकाः यत्र विराजन्ते तेषां कृते अहं संस्कृत अकादमी पक्षतः मधुराणि वचांसि व्याहरामि। तत्र च न केवलं व्याहरामि अपितु अभिवादनम् अभिनन्दनम् और नन्दनम् कृतज्ञतां च प्रकटं करोमि। विषयोऽस्ति अत्र कोरोना काले संस्कृतस्य उपादेयता। अहं तु कथयामि कथं कोरोना काले कथं न पदे पदे
वर्षे मासे मासे पुत्र नास्ति संस्कृतस्य उपादेयता उपयोगिता च। यदि हम कथयामि यत् भारतीय संस्कृति दृष्ट्वा तु इति सुनिश्चितं वर्तते यत् बालस्य जन्मो भवति गृहे काले अपि तु गर्भाधान कालतः मृत्यु पर्यन्तं कुत्र नास्ति संस्कृतस्य उपादेयता। षोडश संस्कार अत्र षोडश संस्कार विद्यन्ते भारतीय संस्कृतम् आकलय्य तत्र विवाह संस्कार उपनयन संस्कार सर्वे संस्कार भारतीय संस्कृतिम् आकलय्य सर्वे भारतीयाः प्राप्नुवन्ति। तर्हि मया विचारितं यदि विषये भवेत् संस्कृतस्य सामान्य उपयोगः व्यक्ति जनस्य जीवनकाले तर्हि उचितं किञ्चित् इत्यपि उचितं वर्तते यत् कोरोनाकाले एव इतस्ततः भयावहः कष्टं सञ्जायते अजायते। तर्हि इति वस्तुतः कथितं यत् कोरोनाकाले कथम् इति संस्कृतिः समुत्पन्ना अतः एव विघ्नेश महोदयेन इति विषयम् अधिकृत्य अत्र सर्वे विद्वांसः आहूताः इति मन्यामि। यतो हि संस्कृतं तु अहं वक्तुं शक्नोमि न तु भावप्रवाहेण, यतो हि 370 वर्षोपरान्त मया संस्कृतस्य अभ्यासः कृतः अस्ति। अहं तु जिलाशिक्षाधिकारी रूपेण मया तु कार्यं कृतं विभिन्नजनपदे, किञ्च यदा अकादम्याः सह कार्यं करोमि तर्हि जनाः कथयन्ति यत् विदेशिकः भूत्वा संस्कृतं वदति, अतः मे व्यवस्था वर्तते। किञ्च मे पितापि सः केवल संस्कृत अध्यापकः आसीत्, अपि तु संस्कृतस्य प्रकाण्डविद्वान् आसीत्, अतः मम डीएनए इत्यपि संस्कृतम्। अहं मे जीवनमपि संस्कृतं। मे प्रबल इच्छा अस्ति यदा मृत्युः स्यात् तर्हि संस्कृतविषये कार्यकर्मम् एवं मरणासन्नो मृत्युं च प्राप्तुम्। कथं संस्कृत जीवनम् इति सभागारे ये जनाः तिष्ठन्ति तेषां सर्वेषां जीवनं संस्कृतमारूपेण व्यवस्थिता अत्र वर्तते। यदि संस्कृतं न स्यात् तर्हि सभागारे ये जनाः तिष्ठन्ति तेषां जीवनं केन प्रकारेण स्यात् इति तु विचारित्वा अपि भयेन भीता वयं सर्वे। आज जो जीवन है वो संस्कृत के कारण है। मुरलीधर जी से मेरी बात हो रही थी रास्ते में, वो कह रहे थे मेरे से कि दिनेश जी ये लोग सोचते नहीं है, यदि संस्कृत के लोगों से पूछा जाए एकांगी शिक्षा बताते हैं कि यदि संस्कृत ना होती तो हमारी क्या दशा होती। इसलिए संस्कृत के प्रति हमें रुचि पैदा करनी चाहिए। वैसे तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता ही है कि वो है श्लोक गायिका स्वभाव देव तथा विच्यते यथा प्रकृत्या मधुराम गवाम पड़े। अब स्वभाव होता है कि ज़्यादातर 80% हम लोग ऐसे हैं कि हमें संस्कृत के माध्यम से रोजगार मिला, और रोजगार मिलने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि मेरी बात का कोई बुरा मानता है तो मुझे अच्छा लगेगा। संस्कृत के लोग इस जीविकोपार्जन को प्राप्त करने के बाद स्थायी रूप से ये भूल गए हैं कि जिस कारण आज आपका समाज में प्रणाम है, नमस्ते है, वो केवल और केवल संस्कृत के पीछे है। आप देखिए यदि व्यक्ति घर में भी, मैं कई बार महिला अध्यापकों से विवाद का बहुत कहता था इस बात में कि यदि बच्ची पढ़ी लिखी है तो वहां पर सुंदरता कौन हो जाती है और उसके रिश्ते 10 आएंगे। सुंदरता है
और एनसीआर की यदि मैं बात करूं प्रैक्टिकल धरातल की, लेकिन जीविकोपार्जन नहीं है तो वहां भी बच्चे की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो मेरा जो मैं संस्कृत की उपादेयता की बात कर रहा हूं, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि संस्कृत के अध्यापकों को जागना चाहिए। 4278 संस्कृत अध्यापक काम करते हैं इस दरिया में, और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। माननीय मुरलीधर जी के अपने प्रशासनिक प्रयासों से और लोगों के प्रयासों से, आपको ईमानदारी से बताओ, लोगों की खूब आनंद है और आनंद होने वाला भी। लेकिन उस आनंद को लेकर फिर कुंडली मार कर रह जाएंगे, 2 कदम और आगे की बात करें, फिर बात करके और बात करें। मैं तो कड़ी बात ये कहता हूँ कि जितना वेतन मिलता उतना हम काम करते नहीं। अरे संस्कृत का आप 250 बच्चों को पढ़ाते हो, 250 बच्चों में 100 बच्चे तो ऐसे हो तो 5 श्लोक संस्कृत में सुनाते, यही संस्कृत का विकास। हम कोरोना काल में भी नहीं रुके, कोरोना काल में भी हमारे संस्कृत अकादमी के कार्यक्रम चलते हैं। और संस्कृत की जो उपादेयता की बात है, मैं तो आप लोगों से जो मेरा आग्रह है, कहते हैं कि एक ही नहीं सुनते सिंधी स्वपिति मेरे और शहरी कश्मीर पुत्री महान रहती रास्ते। माननीय मिथिलेश जी की मैं रुबाई और ये मैं रोज पढ़ता रहता हूँ, देखता हूँ, जरूर देखता हूँ एक बार दर्शक। तो संस्कृत के तो 5 व्यक्ति भी पढ़ गए तो बहुत है, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम संस्कृत की जीविकोपार्जन के बाद बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतने ऐसे संस्कृत होंगे, संस्कृतज्ञ होंगे, संस्कृत अध्यापक होंगे, मेरा हाथ जोड़कर उन्होंने पूछना उन लोगों से कि जिन संस्थाओं से उन्होंने संस्कृत शास्त्री की है, क्या नौकरी लगने के बाद कोई व्यक्ति संस्था में ये पूछने के लिए गया कि संस्था कैसे चल रही है? मुरलीधर जी ने बताया 7,32,000 गुरुकुल थे और आज जो गुरुकुलों की स्थिति है वो भी आप देख रहे हैं। तो जब वहां से कृतज्ञता प्रकट करने जिसको चाहिए वो व्यक्ति उसकी शरण में नहीं जाता है जहां से उसकी जीविका मिली है, तो बताइए संस्कृत की उपादेयता कैसे सिद्ध हो सकती है। मैं बधाई देता हूँ मिथिलेश जी को, जो कि सेवा निवृत्ति के बाद भी, इतनी क्रियाशीलता के बाद भी इस संस्कृत के ध्वजवान बन करके और संस्कृत के प्रचार प्रसार में जुटे हुए। आप देखें, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि संस्कृत मेरा जीवन है और संस्कृत के लिए काम किया, संस्कृत के लिए काम करता हूं। 2014 में जब संस्कृत अध्यापकों का पदोन्नति हुई तो मैं अकेला जाकर के सूर्य आराधन से मिला कि जिन अध्यापकों को आप ये कह रहे थे दान पी करके आ जाते हैं, इनको आता जाता नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हो। फरीदाबाद से वो शुरू हुई और फरीदाबाद से ही वो प्रमोशन स्टार्ट। इतना उदासीन होना खतरनाक है। एक हिंदी में उस सूखे धूप की कविता इनको सुनाओ सबको जा करके, उनको सुनाओ, कुछ मुरली बजाओ, ये आएंगे आपके पास। और ये एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सुरक्षित स्थान ढूंढने दौड़ेंगे। आज कितनी छोटी बात है भाई, बहुत सुंदरता से सब लोगों ने, सब आचार्यों ने एक ही बात कह दी भाई, संस्कृत के बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते। आपको अष्टांग हृदय, अष्टांग योग, आपको दिनचर्या, आपको स्वास्थ्य, आपको योग, आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन, धर्मशास्त्र, जितने भी आपकी हिंदुस्तान की परंपरा में जितनी भी विरासत है वो बिना संस्कृत के सीखी नहीं सकती। यही कारण रहा हमारी संस्कृति की परिवर्तन। संस्कृत के लोग वो नहीं निभा पाए अपने दायित्व को जो उनको समाज के साथ, संगठन के साथ निभाना चाहिए। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं और मैं अकेला चला भार को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है मैं आपको ये सही वक्त में
मैं आदमी को जगाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं। उसका कारण है मेरे पास इस समय 8-9 लोग जुड़े हुए हैं। उनमें मुरलीधर जी है, डॉक्टर अशोक मिश्रा है, राजेश जैन है। नए आदमी को जोड़ूंगा कुलदीप जी, अपने सुशील शास्त्री जी को। मैंने इनको काफी क्रियाशील देखा है बहुत से कामों में। आज जैसे चर्चा की, ये भी मेरी एक टीम में रहेगी। मैं नहीं चाहता कि संस्कृत के साथ औपचारिकता हो, क्या मीटिंग करें और मीटिंग करके अपनी एक लेके घर चले जाए। ये वही लोग हैं जिनका मैं नाम दिलवा रहा हूँ, जो सो करके काम करते, जो चुप करके काम करते, जिनको प्रमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनको सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें वही लोग चाहिए। आंधियों में दीप जलाए, वो हमारे पास आए, भीड़ चाहिए। लोग बुरा कहें अच्छी बात है, अरे बुरा कहने वाला तो हो, जो आज बुरा कह रहा है, यदि सुकर्मी होंगे हम काम ठीक करेंगे। वही व्यक्ति अच्छा कहेगा, वही जिम्मा अच्छा कहेगा, उसको कहना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था होगी वो कहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी अकादमी का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो हर वक्त संस्कृत के लिए कर जा रहा है। आपके सामने मुकेश पांडे जी बैठे हैं, हमारे कार्यालय के और जितने भी लोग हैं, अब वो बिल्कुल क्रियाशीलता के साथ काम करते हैं। लेकिन इन सभी विषयों को सीखने के लिए 16 संस्कार खत्म हो गए, पता ही नहीं है। किसी हिंदू से पूछोगे क्या होता है 16 संस्कार, पता ही नहीं है वो तो 16 से क्या होता है। अरे वो देश है जिसने ये संस्कार दिए, जिन्होंने मानवता के जीवन को जीना सिखाया संस्कारों के माध्यम से, वो भूल गए क्या है। ये वही देश है जहां से वेद भी चले गए किसी प्रकार से। बताते हैं कि मुरलीधर जी बता रहे थे, अभी मुझे तो इतना ज्ञान नहीं, जापान में वो चले गए थे, दोबारा से वहां पर जापान से फिर वेदों को दोबारा लाया। अरे वेद जीवन है, संस्कृत जीवन है, वो एक बहुत बड़ी विचारधारा है, वो मनुष्य को बताती है कि जीवन जीते कैसे। अब सब मानते हैं कि वेद आदि ग्रंथ है और अपौरुषेय है, और उस वेद के कारण आप देखिए, मैं अशोक सिंगर वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में निःशुल्क सेवा करता हूँ। एक वो ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा जहाँ से वैदिक पद्धति को और आधुनिक पद्धति को जोड़ करके ये सिद्ध किया जाएगा कि इस पद्धति को वहीं से लाया जाए। सीधी सीधी सी बात बताने की जरूरत नहीं, सभी भाषाओं की चलेगी, बताने की जरूरत नहीं है। कारण है कि वेद आदि ग्रंथ है, ये अंग्रेजी वगैरह वगैरह सारे के सारे हमारे से पैदा हुए, पितृ फादर वगैरह का जो उदाहरण देते हैं। लॉर्ड मैकाले की चर्चा माननीय मुरलीधर जी के दिल में दिमाग में चीज चमक है, वो जब भी जाते हैं मैंने इनको सुना है, हर भाषण में एक बात को कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने हमारा विनाश किया, हमारी संस्कृति का विनाश, इसमें कोई दो नहीं। तो मैं मुरलीधर जी आपसे निवेदन करूंगा इस बात का प्रचार प्रसार करते रहो। अशोक मिश्रा जी आप लगे रहें, आपकी टीम लगी रहेगी, वो दिन दूर नहीं, हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हो ही नहीं सकता सफलता ना हो, सफलता को आना पड़ेगा। हम जगह जगह जाकर के संस्कृत के अध्यापकों को जगाएंगे। कॉलेज के सभी प्रवक्ता संस्कृत के प्रति इतने जुड़े, वो दवा के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जगाना इन सिपाहियों को पड़ेगा। ऐसा ना हो इब्राहिम लोधी और उसका युद्ध हो, बहुत सारी सेना थोड़े से सैनिकों से भाग जाए और संस्कृत फिर एक बार लुप्त होने के कारण होता है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के, और अब हमारे जो विद्वान हैं डॉक्टर विद्वेश जैसे लोग, इन लोगों का शरण लेकर के, बुद्धम शरण गच्छामि ये कह के जा करके, और इनसे हम आशीर्वाद लेकर के इन सोते लोगों को जगाएं। और मुझे जिस दिन ये मीटिंग में लोग मिलेंगे, मेरा दावा है एक भी संस्कृत अध्यापक यदि नजर में नजर डाल करके दिनेश शास्त्री से बात करेगा तो मैं उसको गुरु मानूंगा, या वो मुझे ये बता दें कि मेरे में काम कमी नहीं, यदि मेरी कमी नहीं संस्कृत के प्रति तो मैं उसके चरण स्पर्श करूंगा, और यदि उसमें कमी है तो चरण स्पर्श ना करें, केवल क्योंकि निर्देश जी का जो शुभागमन है वो मेरे प्रत्यर्पण के लिए है कि मुझे अपना स्थान लेना चाहिए। मैं यहाँ जरूर जो हमारे दोनों संस्कृत के लोग मन संचालन जो कर रहे थे उनको मैं भगवान से कामना करूँगा कि प्रभु उनके जिह्वा पर
हमेशा सरस्वती विराजित रहे दोनों में। मैं नाम भूल गए तो शांति बैठे हमारे साथ। नरेंद्र दत्त नरेंद्र दत्त सियाल साहब और दूसरे हमारे शास्त्री जी, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम मंच के माध्यम से, पत्रकार छायाकार जो बंधु बैठे हैं, ये सबसे बड़े इन लोगों का मेरा प्रणाम है, नमन है, क्योंकि हमारी एक वाणी को लाखों वाणी में बदलना वो आपका काम है, हमारे विचारों को पहुंचाना समाज तक वो आपका काम है। और कहते हैं कि वतन के मसीहा, एक सेकंड हुआ जी, केवल एक सेकंड। वतन के मसीहा वतन बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, वतन के मसीहा अगर सो गए तो, वतन के मसीहा अगर सो गए तो, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। अब आपको ये देखना है कि यदि संस्कृत के लोग नहीं जागे तो संस्कृत की क्या स्थिति होगी। मैं इन तकलीफ और इस दर्द की आवाज़ों को अपने जहन में लेकर के जब तक इस दर्द को रखूंगा, ये भगवान मेरे अंदर जब तक दर्द कायम है, जब तक संस्कृति के रूप में जो अतीत है वो जनमानस तक ना पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ सभागार में बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम नमन वंदन करते हुए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। राम अभिवादन।